हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एजुकेशनल साइकोलॉजी की दूसरी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। पहला चैप्टर है एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान, उसकी हम दूसरी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। इस क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षा मनोविज्ञान की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस क्लास को पूरा देखें, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि भाई जो पूरा जो चैप्टर है वो प्रभावी ढंग से हम कैसे पढ़ सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने पहली क्लास नहीं देखी है वो पहली क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप पहली क्लास नहीं देखोगे तो पढ़ने का जो रिदम है वो बिगड़ जाएगा। तो पहली क्लास देखना ज़रूरी है, उसके बाद ये क्लास जो है आपके लिए प्रभावी रहेगी। तो पहली क्लास में मैंने आपको शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ बताया था, फिर हमने परिभाषाएं पढ़ी थी, फिर हमने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति और शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र, इन सभी के बारे में हम पहली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। ये क्लासेज आपको डे बाय डे प्राप्त होती रहेंगी। फिर उसके बाद थ्योरी क्लास के बाद आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन आपके करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हम आने वाली परीक्षाओं में जो है वो कैसे शिक्षा मनोविज्ञान की तैयारी को अच्छे ढंग से कर सकते हैं और आने वाले क्वेश्चन जो है किस तरह से आते हैं, उन क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चनों का कभी ये निर्धारण नहीं हो सकता कि भाई क्वेश्चन सरल आएगा या कठिन आएगा। क्वेश्चन की प्रकृति कैसे भी हो सकती है। बस शिक्षा मनोविज्ञान में आपको ये याद रखना है कि सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ते हुए, समझते हुए उसका उत्तर देना है, क्योंकि 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर होता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज हम पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है वह है कक्ष की स्थितियों में शिक्षकों के लिए निहितार्थ, इम्प्लीकेशन फॉर टीचर इन क्लासरूम सिचुएशन। यानी कि जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वो किस तरीके से प्रभावी ढंग से पढ़ा सकता है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से कक्षा में विद्यार्थियों को प्रभावी रूप से पढ़ा सकता है। पहली क्लास जब मैंने आपको बताई थी तो उसमें मैंने ये बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताया था कि वह शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग है। तो जब हम कोई भी टीचर है, जब शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग करते हुए बच्चों को पढ़ाता है तो वो बहुत बेटर ढंग से पढ़ा सकता है, अच्छी-अच्छी तरीकों से पढ़ा सकता है, अलग-अलग विधियों से पढ़ा सकता है और प्रभावी रोचकता से पढ़ा सकता है, जिससे कि बच्चे का मन लगेगा, वो पढ़ेगा और वो चाहेगा कि भाई वो बेटर ढंग से इस टीचर से पढ़े। और आप देखते भी होंगे कि भाई आपको पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर होते हैं, तो कोई टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा होता है और कोई उतना अच्छा नहीं पढ़ा रहा होता, तो मतलब उनके पढ़ाने की शैली और रोचकता में क्या है, अंतर है। तो यदि शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग करते हुए बच्चे को पढ़ाएगा तो वह प्रभावी ढंग से पढ़ाएगा। तो सबसे पहली बात है व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना। यानी कोई टीचर है, वो क्लास में पढ़ा रहा है, तो उसके ये जिम्मेदारी है कि भाई उसके सामने जितने भी बच्चे बैठे हुए वो अलग अलग बौद्धिक क्षमताओं वाले हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, अलग अलग वर्ग से आते हैं। तो यदि और अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे होते हैं, समावेशी शिक्षा देने पर ध्यान देगा। तो टीचर जो है वो किस पर ध्यान देता है, समावेशी शिक्षा पर ध्यान देता है, सभी को एक साथ पढ़ाता है। यानी कि शिक्षक कभी भी भेदभाव नहीं करता कि भाई मुझे इस बच्चे को इतना ज़्यादा पढ़ाना है और उसको नहीं पढ़ाना, वो सबको बराबर पढ़ाएगा। और ये बच्चे की क्षमता पर निर्भर करता है कि कोई बच्चा तो उस बात को जल्दी सीख जाएगा, कोई थोड़ी देर बाद सीख पाएगा और कोई जल्दी ग्रहण करते हुए उसका उत्तर देने में सक्षम होगा और कोई बिल्कुल भी ग्रहण नहीं कर पाता। तो शिक्षक को ये चाहिए कि वह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझे। लेकिन सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते, उनमें रुचियां, योग्यताएं, सीखने की गति, सामाजिक पृष्ठभूमि अलग अलग होती है। शिक्षक को सभी के लिए उपयुक्त शिक्षण रणनीति बनानी चाहिए। मतलब कि भाई पहला काम तो टीचर को ये करना चाहिए कि अलग अलग जो व्यक्तिगत भिन्नताओं वाले बच्चे हैं उनको एक साथ प्रभावी ढंग से कैसे पढ़ा सकता है, इस बात की रणनीति शिक्षक को बनानी चाहिए। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण रणनीतियों का प्रयोग, मतलब प्रभावी शिक्षण विधियों का प्रयोग। तो मतलब टीचर क्लास में जाने से पहले ये सोच के जाता है कि भाई आज वो कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला है और किस तरीके से उसको पढ़ाएगा। तो उसे हम बोलते हैं प्रभावी शिक्षण रणनीति या प्रभावी शिक्षण विधि। अधिगम के सिद्धांतों का प्रयोग कर शिक्षण अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। यानी यदि शिक्षक अधिगम के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए अपनी रणनीतियों का निर्माण करेगा, अपनी विधियों का चयन करेगा, तो वो प्रभावी ढंग से, अच्छे ढंग से उन बच्चों को पढ़ा सकता है।
और बच्चे भी, जब देखो टीचर जब अच्छे ढंग से पढ़ाता है तो बच्चे उसके साथ इंटरेक्ट होते हुए ज़्यादा पढ़ने पर क्या देते हैं, ध्यान देते हैं। तो ये सबसे प्रभावी तरीका होता है बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाना। जैसे थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ये अभ्यास के महत्व पर बल देता है। स्किनर का अनुबंधन सिद्धांत, ये प्रोत्साहन द्वारा अधिगम पर बल देता है। यानी कि शिक्षण कार्य में अधिगम के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाएगा तो अच्छा ढंग से, प्रभावी ढंग से शिक्षण किया जा सकता है। अब कौन कौन से अधिगम के सिद्धांत हैं जो प्रभावी ढंग से शिक्षण पर जोर देते हैं? जैसे थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ये किस पर जोर देता है? अभ्यास के महत्व पर जोर देता है। स्किनर का अनुबंधन सिद्धांत प्रोत्साहन द्वारा, यानी बच्चे को प्रोत्साहित करके, शाबाश बेटा तू पढ़ सकता है, तू सीख सकता है। अगर इस इन शब्दों का प्रयोग करते हुए बच्चे को प्रोत्साहित करते हुए अगर हम पढ़ाएंगे तो बच्चा जो है वो सक्रिय सहभागी रूप से अपने अधिगम में क्या देता है, ध्यान देता है। नेक्स्ट है, शिक्षक सीखने के लिए प्रेरणा देने का कार्य करता है। शिक्षक सीखने के लिए क्या कार्य करेगा? प्रेरणा देने का कार्य करेगा। क्लास में जब शिक्षक पढ़ाता है तो शिक्षक को पढ़ाने का तरीका ऐसे होना चाहिए कि भाई बच्चे जो है पढ़ने के लिए क्या हो, प्रेरित हो। प्रेरणा के सिद्धांत का उपयोग कर विद्यार्थियों में रुचि एवं उत्साह उत्पन्न करना, ये शिक्षा का कार्य है। जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, प्रतियोगिता आदि के माध्यम से शिक्षक जो है वो प्रेरणा देगा। भाई पुरस्कार, जैसे मान लो बच्चे ने कोई सवाल का जवाब दे दिया तो उसको एक ट्रॉफी दे दी, तो बच्चा जो है वो अंदर से प्रेरित होगा। या कभी पेन दे दिया उसको, तो बच्चा अंदर से पढ़ने के लिए प्रेरित होगा कि भाई गुरुजी हमें क्या है, पेन देते हैं, ट्रॉफी देते हैं, तो हमें पढ़ना चाहिए। अगर बच्चे की प्रशंसा कर दी कि शाबाश तुम पढ़ सकते हो, अब देखो ये तो प्रशंसा का तरीका है। अब एक शिक्षक तो ऐसा भी होता है कि जैसे बच्चों को कहता है अरे तू नालायक है, कुछ नहीं कर सकता, तू अपने जीवन में क्या करेगा, तो बच्चा जो है वो पढ़ने से हतोत्साहित हो जाएगा। और यदि कमजोर बालक है, अगर उसको कहोगे ना बेटा तू सीख सकता है, पढ़ सकता है, अच्छा कार्य कर सकता है, तो बच्चा पढ़ने के लिए क्या होता है, प्रेरित होता है। प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी बच्चा क्या है, जैसे एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ के लिए भी पढ़ता है। तो इनके माध्यम से बच्चा जो शिक्षक जो है वो बच्चे को सीखने के लिए क्या दे सकता है, प्रेरणा देगा। अगला है अनुशासन बनाए रखना, यानी शिक्षक का कक्षा की परिस्थिति में एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वह अनुशासन को बनाए रखे। मतलब बच्चे व्यवस्थित ढंग से बैठे रहें और जब वो पढ़ा रहा हो तो पढ़ने में उसकी क्या रहें, सहभागिता पूर्वक उसकी रुचि लें पढ़ने में। तो ये सारा कार्य जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो किसका होता है, अनुशासन का होता है। व्यवहार संबंधी सिद्धांतों जैसे व्यवहार संशोधन तकनीक का उपयोग करते हुए शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना शिक्षक का कार्य होता है। आप देखते होंगे कि भाई कोई टीचर है तो उसकी क्लास में तो आवाज़ ज़्यादा आती है, और किसी टीचर की क्लास में बच्चे जो है वो बहुत ध्यान से शांतिपूर्वक पढ़ते हैं। तो ये सारा कार्य क्या होता है, अनुशासन का होता है। यदि अनुशासित तरीके से पढ़ाया जाएगा तो बच्चा अच्छे ढंग से क्या करेगा, पढ़ाई करेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अभिप्रेरणा व प्रतिफल का उपयोग। छात्रों को सकारात्मक व्यवहार के लिए प्रेरित करने हेतु पुरस्कार, प्रशंसा और प्रोत्साहन देना। यानी छात्रों को सकारात्मक व्यवहार करें तो उसके लिए शिक्षक क्या कर सकता है, उसको पुरस्कार दे सकता है, कोई प्रशंसा कर सकता है और उसको कार्य करने के लिए क्या दे सकता है, प्रेरणा दे सकता है। और अगला जो कार्य है शिक्षक का कक्षा कक्ष में वह है मूल्यांकन में सहायक। निरंतर मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रगति की समीक्षा और सुधार। देखिए जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसको बिल्कुल, जब बीच बीच में सवाल करता है, कुछ टेस्ट भी लेता है और परीक्षाएं होती हैं, उनके माध्यम से उसको ये आइडिया लग जाता है कि कौन सा बच्चा प्रभावी ढंग से पढ़ पा रहा है और कौन सा बच्चा प्रभावी ढंग से नहीं पढ़ पा रहा, उसका कितना, किस बच्चे का क्या परफॉर्मेंस पढ़ाई लिखाई में आ रहा है। तो उसे हम बोलते हैं मूल्यांकन में सहायता। क्या कहेंगे, मूल्यांकन में सहायता। तो ये कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में शिक्षक मूल्यांकन में भी क्या देता है, सहायता देता है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा का प्रबंधन। देखिए अभी अभी मैं बता रहा था कि भाई समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ बिठाकर पढ़ाना। बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे कोई मंदबुद्धि बालक होता है, कोई शारीरिक रूप से दिव्यांग होता है, तो उन बच्चों को अलग से ना पढ़ाया जाए, उनको सभी के साथ मिलकर पढ़ाया जाए तो वो अपने आप को सम्मिलित समझते हैं उन बच्चों में, और उसका एक सकारात्मक प्रभाव बच्चों पर बहुत पड़ता है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना और उनके अनुसार उपयुक्त शिक्षण देना और सभी के साथ बैठाकर उनको पढ़ाना ही क्या है, समावेशी शिक्षा। तो ये कार्य भी कौन करता है, शिक्षक करता है क्लासरूम में। फिर अगला है रचनात्मकता को बढ़ावा देना। छात्रों में नवाचार, कल्पनाशीलता और रचनात्मक सोच विकसित करने का कार्य करता है शिक्षक। देखिए ये शिक्षक जो है पढ़ाते हैं तो कई बार ये कहते हैं कि भाई तुम सोचो, तुम करो, तुम सोच कर बताओ तुम कैसे कर सकते हो। इन सभी नवाचारों को
कल्पनाशीलता के माध्यम से, रचनात्मक सोच के माध्यम से शिक्षक जो है वो रचनात्मकता को क्या देता है, बढ़ावा देता है। और रचनात्मकता के माध्यम से जो शिक्षक है वो प्रभावी ढंग से क्या करवा पाता है, अध्यापन करवा पाता है। और छात्र अच्छी रुचि पूर्वक पढ़ते हुए अध्ययन करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। तो रचनात्मकता को बढ़ावा देने का कार्य भी कौन करता है, शिक्षक करता है। अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षकों के लिए क्या महत्व है। भाई शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को क्या क्या सहायता प्रदान करती है। देखिए ये सारी चीज़ें हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि भाई जब पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की सहायता नहीं करता, तो उसमें कोई ऐसा कथन देगा जो नहीं करता। उसका आंसर तभी आप दे सकते हो जब आपको ये पता हो कौन से करते हैं। तो हमें पूरा पढ़ना होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों के लिए क्या सहायता करती है, प्रभावी शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायता करती है। यानी अगर शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान को जानता होगा तो वो अच्छी प्रभावी शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। यही कारण है कि जितने भी टीचर एग्जाम्स हैं उन सभी में क्या आती है, शिक्षा मनोविज्ञान आती है। क्योंकि गवर्नमेंट भी तो ये चाहती है कि भाई टीचर अगर आप बनने जा रहे हो तो आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी आनी चाहिए। तो शिक्षण विधियों के चयन में क्या होती है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक होती है। दूसरा, कक्षा प्रबंधन में मदद करती है शिक्षा मनोविज्ञान। यानी क्लास को कैसे व्यवस्थित बैठाया जाए, किस तरीके से प्रभावी ढंग से पढ़ाया जाए, बच्चों में कैसे रुचि उत्पन्न की जाए, टॉपिक को प्रभावी ढंग से कैसे खत्म किया जाए, इन सभी के बारे में शिक्षक की सहायता करती है शिक्षा मनोविज्ञान। अगला है सीखने में आने वाली कठिनाइयों की पहचान करती है शिक्षा मनोविज्ञान, कि भाई बच्चा किस तरह से नहीं सीख पा रहा और कौन कौन सी कठिनाइयां हैं उसके सीखने में, इन सभी के बारे में बात करती है शिक्षा मनोविज्ञान। तो इन इन पर भी विचार करते हुए आगे बढ़ती है शिक्षा मनोविज्ञान। बच्चों की अभिरुचियों, क्षमताओं और मानसिक स्तर को समझने में सहायता देती है शिक्षा मनोविज्ञान। कि बालक जो है वो किस रूप में ज़्यादा सीख पाएगा, किस तरह से ज़्यादा सीख पाएगा, बच्चों की किस क्षेत्र में किस विषय को पढ़ने में ज़्यादा रुचि है। तो इन चीज़ों को, बच्चों की क्या क्षमताएं हैं, उनका मानसिक स्तर क्या है, इन सभी चीज़ों को समझने में शिक्षक की सहायता करती है शिक्षा मनोविज्ञान। मूल्यांकन के उचित तरीके अपनाने में सहायता करती है शिक्षा मनोविज्ञान। मूल्यांकन क्या है, अंक प्रदान करने के साथ साथ बच्चे के गुण भी बताना क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। तो इन सब में सहायता कौन करती है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों के लिए क्या 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 महत्व है। प्रभावी शिक्षण विधियां अपनाने में सहायक है शिक्षा मनोविज्ञान। कक्षा प्रबंधन में मदद करती है शिक्षा मनोविज्ञान। सीखने में आने वाली कठिनाइयों की पहचान करती है शिक्षा मनोविज्ञान। बच्चों की अभिरुचियों और क्षमताओं और मानसिक स्तर को समझने में सहायता करती है शिक्षा मनोविज्ञान। मूल्यांकन के उचित तरीके अपनाने में सहायक है शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, संक्षिप्त रूप में बात करें तो यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा से संबंधित व्यवहारों का अध्ययन करती है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की ऐसी ब्रांच है जो शिक्षा से संबंधित व्यवहारों का अध्ययन करती है। यह एक अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है, अप्लाइड साइकोलॉजी है। यह शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण रणनीति अपनाने में मदद करती है। बिल्कुल सही बात है। कोई शिक्षक जितनी प्रभावी शिक्षा मनोविज्ञान को जानता होगा वो उतना ही अच्छा पढ़ा सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी की भिन्न आवश्यकताओं को समझने में सहायक है। यानी कि विद्यार्थियों की जो योग्यताएं हैं उन सभी को समझने में सहायक होती है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा प्रबंधन व अनुशासन के लिए सहायता करती है। शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायता करती है, कक्षा प्रबंधन में भी सहायता करती है और अनुशासन में भी क्या करती है, सहायता करती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान को हम शॉर्ट रूप में समझ सकते हैं कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा से संबंधित व्यवहारों का अध्ययन करती है, शिक्षक को प्रभावी रणनीति अपनाने में सहायता देती है, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझने में सहायता देती है और कक्षा प्रबंधन अनुशासन बनाने में शिक्षा मनोविज्ञान प्रभावी रूप से उपयोगी है। अब देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, E.L. थॉर्नडाइक। इनका पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इनकी पुस्तक है एजुकेशनल साइकोलॉजी। कब लिखी थी, 1903 में। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, थॉर्नडाइक की। कब लिखी, 1903 में। यह शिक्षा मनोविज्ञान की पहली व्यवस्थित पुस्तक मानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान की पहली व्यवस्थित पुस्तक कौन सी है, तो वह है एजुकेशनल साइकोलॉजी। किसने लिखी है, थॉर्नडाइक ने लिखी है। और कब लिखी, 1903 में। तो इसे शिक्षा मनोविज्ञान की पहली व्यवस्थित पुस्तक माना जाता है। अब हम बात करते हैं प्रमुख मनोवैज्ञानिक और उनकी पुस्तकें। इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड देयर बुक्स। देखिए E.L. थॉर्नडाइक की पुस्तक कौन सी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। कब लिखी है, 1903 में। ये अभी अभी हमने पढ़ा है।
जीन पियाजे की पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसका मतलब हिंदी अर्थ होगा कि बुद्धिमत्ता की मनोविज्ञान, बुद्धिमत्ता की मनोविज्ञान। बी.एफ. स्किनर की पुस्तक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों का व्यवहार। और वॉल्डेन टू ये बी.एफ. स्किनर की पुस्तक है। तो थॉर्नडाइक की पुस्तक कौन सी होगी? एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये पेपर में खूब पूछी जाती है। कब लिखी? 1903 में। जीन पियाजे की पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, और बी.एफ. स्किनर की पुस्तक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, या वॉल्डेन टू। कौन सी है? वॉल्डेन टू। अगली पुस्तक है विलियम जेम्स की। विलियम जेम्स की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। कब लिखी है? 1890 में। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? विलियम जेम्स ने लिखी है। जेरोम ब्रूनर की पुस्तक भी पेपर में पूछी जाती है, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। जेरोम ब्रूनर की पुस्तक कौन सी है? द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। और अल्बर्ट बांडुरा की पुस्तक है सोशल लर्निंग थ्योरी। कौन सी है? सोशल लर्निंग थ्योरी। विलियम जेम्स की पुस्तक कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये 1890 में लिखी है। जेरोम ब्रूनर की पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, और अल्बर्ट बांडुरा की पुस्तक है सोशल लर्निंग थ्योरी। कौन सी है? सोशल लर्निंग थ्योरी। अब देखिए, निष्कर्ष के रूप में हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को कला और विज्ञान दोनों रूपों में शिक्षण कराने में सक्षम बनाता है। यानी कि शिक्षक जो है वो कितने प्रभावी ढंग से पढ़ाएगा, कितने वैज्ञानिक तरीके से पढ़ा सकता है, इनके लिए योग्य बनाती है शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान। यह न केवल विद्यार्थियों की समझ बढ़ाती है, बल्कि उनके पूर्ण विकास हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण भी करता है शिक्षा मनोविज्ञान। इसीलिए एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है और अनिवार्य है। यानी एक अच्छा टीचर वही होता है जिसको शिक्षा मनोविज्ञान का पूरा ज्ञान आता है, उसको अप्लाई करना शिक्षा मनोविज्ञान को आता है। तो एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है और अनिवार्य है। इन सभी के बारे में बात करती है शिक्षा मनोविज्ञान। तो दोस्तों, इस तरह से हमने जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो एजुकेशन साइकोलॉजी का पहला चैप्टर है शिक्षा मनोविज्ञान, उसको 2 क्लासों में फिनिश किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और जो भी स्टूडेंट एजुकेशन साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, निःशुल्क रूप से उनको पूरा कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और हमारे साथ जुड़े रहें, और आगे भी आपको ये ऐसी क्लासेस जो है वो देखने को मिलेंगी विद क्वेश्चन आंसर। तो लगातार हमारे साथ संपर्क बनाए रखें, जुड़े रहें और आगे बढ़ते रहें, अपनी तैयारी को करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।